हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 के ब्रिज कोर्स गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अगले पड़ाव में जाएंगे। हमने पहले पेज नंबर 7 तक किया था। अब आज हम आएंगे पेज नंबर 8 में। तो यहाँ पे देखिए, आपको इसमें दिया है 0 से 10 तक पहाड़े, और यहाँ पे आपको ये स्तंभ आ में आपको ये गुणा करना है और ये जोड़ी बनानी है स्तंभ बा से। अब देखिए, ये जो आपको पहाड़ा दिया है इसका हम यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पहाड़े को यूज करना बताऊंगी। जैसे आपको देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया, 5 × 4 क्या दिया आपका 5 × 5 4। तो यहाँ पे देखिए, हम ये वाले उसमें देखेंगे, रो कॉलम में देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए 4 हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 5 है, ये हमारा क्या 5 और हमको 4, तो यहाँ का हम लेंगे 4। अब ये यहाँ से हम इस 5 को और यहाँ से इस 4 को मिलाएंगे, तो मिलाने पे हम कहाँ पर मिले हैं 20 पर। मतलब हमारा इसका जो मल्टीप्लाई आएगा, जो गुणनफल आएगा, वो हमारा क्या आएगा 5 × 4। तो 5 × 4 हमारा कितना आ गया 20। तो ये हमने इससे मैचिंग मिलाई, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 20। ये हमारा आ गया 20। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 × 8। तो ये हमने यहाँ से इसका लिया 6 और यहाँ से हमने इसका लिया 8। अब यहाँ पे हम 6 और 8 को मिलाएंगे। यहाँ से हमने 6 को लिया और यहाँ से हमने 8 को लिया, इसको मिलाया, तो ये दोनों हमारे कहाँ जाके मिले 48 पे। मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा 48। इसी तरीके से हम बाकी के सवालों को करेंगे। 3 × 9, ये हमारा 3 है और यहाँ पे हमारा 9। जब हम यहाँ से इस 3 को लेकर चलेंगे, यहाँ से 9 को लेकर चलेंगे, तो ये हमारा किस में जाके मिला 27 में। तो ये हमारा क्या 27, ये हमारी से जोड़ी बन गई। इसी को हम आगे करेंगे। अगर आपको टेबल आती है डायरेक्ट तो आप इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया 8 × 9 = 64। तो ये हमारी 64 की ये जोड़ी बन गई। 6 चौके 24, तो ये हमारी 24 की जोड़ी बन गई। तो इसी प्रकार से हमारा कार्यपत्रक 4 यही समाप्त होता है। अब हम आते हैं अगले पड़ाव पर। अभी हमारा आता है पेज नंबर 9। इसमें हमको दिया है प्रश्न नंबर 2 दिया है कि मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमको 6 टेबल कितने बार पढ़नी है 9 बार। तो हम पढ़ेंगे 6 9 54। इसी प्रकार से हम 9 की दुनिया पढ़ेंगे कितने बार 2 बार। 9 दूनी 18। 9 की दुनिया पर पढ़ेंगे 7 में, 9 7 63। 5 की दुनिया हम 0 पढ़ेंगे। किसी भी संख्या में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो वो हमारी संख्या क्या आती है 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे भी हम देखिए, अभी हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है 0। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 8 का गुणा हमने किया 1 में, तो हमारा कितना आ गया 8। 4 का गुणा किया अब हम 4 में, तो 4 की दुनिया हम पढ़ेंगे 4 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16। इसी प्रकार से हम 7 की दुनिया कितने बार पढ़ेंगे 5 बार पढ़ेंगे हम। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौको 28, 7 पना 35। तो ये हमारा हो गया 35। इसी प्रकार से हम 9 की दुनिया कितने बार पढ़ेंगे 8 बार। तो 9 8 72। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अगले पड़ाव पर। यह हमारा दिया प्रश्न क्रमांक 3। अब प्रश्न क्रमांक 3 में हमारा क्या दिया है, चिन्ह बड़ा या छोटा या बराबर का उपयोग करेंगे। इसको हम ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का उपयोग कह सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको ये बताना है कि अगर हम इसका गुणा कर रहे हैं तो जो हमारा गुणनफल आ रहा है और इसका गुणा करने पर जो गुणनफल आ रहा है, तो इनमें से जो भी बड़ा होगा उस पर हम निशान लगाएंगे। अगर ये संख्या बड़ी होगी तो हम बड़े का निशान लगाएंगे, छोटी होगी तो हम लेस देन का साइन लगाएंगे, और दोनों बराबर होंगे तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो एक सरल तरीका मैं आपको याद करने का सिखाती हूँ कि अगर आपको ये इन चिन्हों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक चीज़ आप याद रखें कि जो संख्या बड़ी होगी उसी के सामने इस कौवे की चोंच खुली हुई होगी। जो भी संख्या बड़ी होगी उसकी ये जो चोंच है ये हमेशा खुली होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लिए 5 या हमने ले लिए 8, तो इसमें देखिए बड़ी संख्या कौन सी है 8 है, तो जो संख्या बड़ी उसके सामने चोंच खुली। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन साइन को हम अच्छे से याद कर पाएंगे अगर हम थोड़ी बहुत कुछ ट्रिक्स का यूज़ करते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमने किया, ये हमारे दिया है 3 छंग 18 और ये 6 ती 18, दोनों बराबर हैं। मतलब यहाँ पे निशान कौन सा लगेगा बराबर का। यहाँ पे भी देखिए 6 चौके 24 और 2 नाम 18, तो देखिए इसका 18 आ रहा है और इसका 24 आ रहा है। मतलब संख्या कौन सी बड़ी है ये, तो जो संख्या बड़ी उसके सामने चोंच खुली। इसी प्रकार से 10 दूनी 20
और 4 दूनी 8। कौन सी संख्या बड़ी है हमारी? ये संख्या बड़ी है। तो जो संख्या बड़ी उसके सामने चौच खुली। 8 एकम 8, 2 तिया 6। तो कौन सी संख्या बड़ी है हमारी? ये। तो वही चीज़ है कि जो संख्या बड़ी उसके सामने चौच खुली। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब यहाँ पे क्या है, दोनों के गुणनफल कैसे हैं हमारे? समान हैं, तो यहाँ पे हमारे बराबर का निशान आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 एकम 4 और 6 पंचे 30। तो संख्या कौन सी बड़ी है हमारी? ये वाली है बड़ी। तो इसलिए जो संख्या बड़ी उसके सामने चौच खुली। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए इसका आंसर आ रहा है 4 एकम 4, इसका आ रहा है 4 और 6 पंजे 30। तो इसको पढ़ेंगे कि 30 बड़ा है 4 से, या 4 बड़ा है 4 छोटा है 30 से। सॉरी, इसको हम पढ़ेंगे कि 4 छोटा है 30 से। और इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे 4 इज़ लेस देन 30। 4 इज़ लेस देन 30। इसको हम करेंगे 4 शून्य शून्य 8 दूनी 16। तो संख्या हमारी कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है, ये हमने निशान लगा दिया। इसमें भी हम देखेंगे 4 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य, दोनों में 0 आ रहा है, तो ये हमारी संख्या कैसी हो गई? बराबर हो गई। 9 पे 9 45 और 9 दूनी 18। संख्या कौन सी बड़ी है? ये है। 3 दूनी 6 और 9 तिया 27। तो संख्या कौन सी बड़ी है? ये। पढ़ने का तरीका हमारा इसका क्या है? वही है, जैसे 3 दूनी 6 है और 9 तिया 27। तो 6 छोटा है 27 से। इसको यहाँ अगर हम देखें तो 9 पे 9 45 और 9 दूनी 18। 45 बड़ा है 18 से। जैसे अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो 45 इज़ ग्रेटर देन 18। हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये हमारा पेज नंबर 9 भी यहाँ समाप्त होता है। अब हम आते हैं अगले पेज पर। अब हमारे यहाँ पे 11 से 20 तक के पहाड़े। तो पढ़ने का तरीका और इसको बनाने का तरीका वही है कि 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 सत्ते 77 और 11 अट्ठे 88, 11 नाई 90 और 11 धाम 110। इसी तरीके से 12 की दुनिया एक बार। तो हम इस तरीके से इसकी टेबल बनाते जाएंगे और इसको पढ़ते जाएंगे। अब जैसे हमारा दिया है प्रश्न क्रमांक दिया है कार्यपत्रक 5 का, नीचे दिए गए बॉक्स में सही मान लिखिए एवं पहाड़े को पूर्ण कीजिए। अब जैसे हमारा दिया है 14 का पहाड़ा, तो हमें से 14 का पहाड़ा बनाना। तो हमारे ये दिया है 14 एकम। तो 14 एकम ये मिला हमारा क्या आ गया? 14। तो इसको हम भर लेंगे 14 एकम 14। फिर देखिए 14 दूनी 28, 14 ती 42। तो देखिए ये 14 है और ये 3 है, तो ये मिलाया तो क्या आ गया 42 पे। 14 ती 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70। आगे आएंगे हम 14 सिंह 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 नम्मा 126 और 14 धाम 140। ये हमारी 14 की टेबल कंप्लीट होती है। इसी प्रकार से हम 17 का पहाड़ा बनाएंगे। तो 17 एकम 17, ये हमारा 17 है और ये हमारा 1। तो यहाँ पे हम जब 17 और 1 को मिलाए तो हमारे क्या आ गया? 17 आ गया। 17 और 2 को मिलाए तो कितना आ गया? 34 आ गया। तो ये हमारी टेबल बनती है। तो इसको हम भरेंगे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौके 68, 17 पना 85, 17 छन 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नंबर 153 और 17 धाम 170। यहाँ पे हमारा कार्यपत्रक 5 का प्रश्न क्रमांक 1 भी पूरा होता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या दिया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब आपको क्या करना है? इसको गुणा करना है और इनमें से आपको छांटना है सही उत्तर आपका क्या होगा। सही विकल्प आपको ढूंढना है कि उसका उत्तर क्या होगा। तो जैसे हमारा पहला प्रश्न दिया है 18 गुणित 9। तो हम 18 गुणित 9 करेंगे। 18 की दुनिया हम कितनी बार पढ़ेंगे? 9 बार। तो 18 की जब हमने दुनिया पढ़ी, अगर आपको दुनिया नहीं आती तो आप इस पहाड़े का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए 18 है आपका और यहाँ पे आपका क्या है 9। जब हम 18 और 9 को मिलाएंगे तो हमारे कितना आ गया 162। तो देखिए इसका 162, ये हमारा आ जाएगा 162। 18 नंबर 162। इसी प्रकार से 13 का दुनिया हम पढ़ेंगे किसमें? 4 में। 13 चौके 52, ये आ गया हमारा, इसका ये वाला हमारा सही है। फिर 15 की दुनिया पढ़ेंगे हम 7 बार। तो 15 सत्ते हमारा क्या होता है? 105। ये हमारा हो जाएगा 105। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 13 की दुनिया हम किससे पढ़ेंगे? 9 में। तो 13 नंबर 117। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न में आते हैं।
प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। अब आपको क्या करना है, इसकी सही जोड़ी बना ली है। 11 का गुणा करना है 7 में, तो 11 सत्ते क्या होता है 77। देखिए 77 कहाँ पे है, बी में, तो ये हमने इसकी जोड़ी बना दी 77। 13 की दुनिया 5 पढ़ना, 13 पन्ना 65। 15 की दुनिया 9 बार पढ़नी है। अगर आपको टेबल याद है तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो आपको इस पहाड़े का यूज़ करना है। 15 और 9, तो ये आपका 15 दिया है और ये आपका यहाँ पे 9 दिया है। तो 15 और 9 के स्तंभ को आप मिलाएंगे तो देखिए 15 और 9 के स्तंभ को मिलाए तो हमारा क्या यहाँ पे क्या आ गया 135। तो 15 नम्मा 135 ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से हम 17 की दुनिया पढ़ेंगे 8 बार, तो 17 अट्ठे क्या होता है हमारा, आप जवाब देंगे क्या, कमेंट करेंगे, तो 17 अट्ठे 136 ये हमारा हो गया। 19 धाम 190, तो ये हमारी जोड़ी बन गई है। इसी प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 3 भी समाप्त होता है। अब हम आते हैं अगले पेज पर, जो कि हमारा 12, पेज नंबर 12। अब इसमें देखिए आपको क्या दिया है, सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, जो प्राकृत संख्या ये हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहेंगे। और ये हमारी किसी भी चीज़ को गिनने के लिए काउंटिंग के लिए गणन संख्या भी कहते हैं हम इसको। तो जो वस्तुओं को गणना करने के लिए जो संख्या प्रयुक्त होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए हमने इसको लिखा कि n इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब n जो है यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का एक समूह है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, हमारी जो प्राकृत संख्या होती हैं वो हमारी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी कौन सी कहलाती है, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहलाती है 1। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो इसका हम निर्धारण नहीं कर सकते क्योंकि ये अनंत तक जाती है। तो अनंत तक कौन सी संख्या होती है, तो इसका हम निर्धारण नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अब हम आते हैं कार्यपत्रक 6 में। तो प्राकृत संख्या से संबंधित ही हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए प्रश्न पहला आपको दिया कि सत्य और असत्य लिखिए। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि प्राकृत संख्या 1 से आरंभ होती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको सत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दिया है, 345 एक प्राकृत संख्या है क्योंकि हमारे 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और ये क्या दिया है 345, तो ये हमारी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य। हमारा ये भी प्रश्न क्या हो जाएगा, सत्य। अगला देखिए क्या दिया है, 49 और 51 के बीच की प्राकृत संख्या 48 है। अब देखिए आपको क्या बोला, 49 और 51 के बीच की प्राकृत संख्या 48 है। तो 49 के बाद क्या आता है 50, और 51 के पहले क्या आता है 50। तो 49 50 और 51, तो ये 48 जो है वो इन दोनों के बीच की संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। क्या कहला जाएगा हमारा, ये असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखें, 1 और 10 के बीच 10 प्राकृत संख्याएं हैं। 1 और 10 के बीच में 10 प्राकृत संख्याएं हैं। तो अब हम देखिए इसको निकालेंगे, 1 और 10 के बीच, 1 और 10 के बीच, तो हम 1 और 10 के बीच की बात करें तो यहाँ पे हमको, जैसे हमने इसको लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपको प्रश्न में क्या पूछा, 1 और 10 के बीच, तो 1 और 10 के बीच आपकी कितनी प्राकृत संख्या, तो हमको यहाँ से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब आपको ना तो 1 को लेना है 10 को लेना है, क्योंकि ये हमें बीच की पूछी गई हैं। तो हमारी कुल कितनी संख्याएं हैं, 8 है। लेकिन इसमें क्या दिया है कि 1 और 10 की 10 प्राकृत संख्या हैं। तो ये हमारा ऑप्शन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला क्वेश्चन दिया हमको, प्रथम 3 प्राकृत संख्या 1 2 3 है। तो सही है, हमारी प्रथम 3 प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3, ये क्रमागत चलती हैं। अब प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं, तो प्रथम 4 प्राकृत संख्या, अब इसमें क्या दिया, 0 दिया है, 0 1 2 3। अब प्रथम पूछा जा रहा है तो 0 तो हमारी कोई प्राकृत संख्या तो है नहीं है, और प्रथम प्राकृत संख्या हमारी सबसे छोटी तो 1 है, और इसमें क्या है 0 सम्मिलित है, और 0 जो है वो हमारी प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए हमारी ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, असत्य। अगला हमारा आता है
96 के पहले आने वाली प्राकृत संख्या 97 है। 96 के पहले मतलब 96 के पहले आने वाली प्राकृत संख्या 97 है। तो उसके पहले मतलब एक कम, तो 96 के पहले क्या था 95 मतलब 95, और यहाँ पे क्या दिया है हमारा 97। तो 96 के पहले हमारा 95 आया, लेकिन इसमें क्या दिया 97, अतः ये भी हमारी प्राकृत संख्या नहीं है, ये असत्य। अगला क्वेश्चन दिया है 46 व 48 के मध्य की प्राकृत संख्या 47 है। 46 और 48 के मध्य मतलब 46 और 48 के बीच की हमारी संख्या कौन सी है 47, तो ये हमारा सही है, तो ये हमारा हो गया सत्य। अगला हम देखें 94 के बाद की प्राकृत संख्या 95 है। 94 के बाद, तो 94 के बाद हमारा क्या आता है 95 आता है, तो ये हमारी प्राकृत संख्या है, तो ये 12 भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है सही हो जाता है। अगला हम देखें प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जैसा कि हमने पहले भी परिभाषा में पढ़ा था कि जो हमारी प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, तो ये भी हमारा क्या है सत्य। तो ये हमारा कार्यपत्रक 6 का प्रश्न क्रमांक 1 पूर्ण होता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 2, खाली बॉक्स में प्राकृत संख्या इस प्रकार लिखिए कि संख्या क्रमागत हों। अब हमको क्या करना है क्रमागत संख्या लिखनी है, तो जो हमारे बॉक्स बने हैं उनको हमें भरना है। तो सबसे पहले जैसे इसमें देखिए प्रश्न पहला में दिया है 48 और 50 के बीच की, तो 48 के बाद हमारा क्या आता है 48, 49, 50, तो ये हमारा गया 49 आ गया। इसी प्रकार से 68, 69, 70, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 69। यहाँ देखिए 100, 101 और 102, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 101। इसी प्रकार से 14, 15 है, 16 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 15 है। 712 है, और क्योंकि क्रमागत दी हुई है तो 712 के बाद क्या आएगा हमारा 713 है और 714, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 713। आगे हम देखें, अब देखो इसमें हमको क्या दिया है 914 मतलब मध्य की संख्या दी हुई है, आपको एक पहले की संख्या और एक बाद की संख्या निकलनी है। अब देखिए 914, तो 914 के पहले क्या आएगा, चाहे तो आप इसमें एक कम कर दें, अगर हम इसमें एक घटाते हैं तो 4 में से 1 गया 3, मतलब हमारी पहली संख्या क्या आ जाएगी इसके पहले की 913, और बाद की संख्या अब देखिए 913, 914 और 915, ये हमारी हो गई संख्याएं। इसी प्रकार से 46, 46 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 47, 47 के बाद क्या है 48, 48 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 49। अगला हम देखें 29, तो 29 के पहले क्या आता है हमारा 28, और 29 के बाद क्या आएगा हमारा 30। इसी प्रकार से हम आगे देखें 109, और फिर 109 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 110 और 111। अब इसको हम देखें आगे, ये हमारा क्या दिया 120, 120 के पहले हमारा क्या आ जाएगा 119 और 121। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 भी समाप्त होता है। अब हम अगले आते हैं पूर्ण संख्याएं। अभी देखिए इसके पहले हमने क्या पढ़ी थी प्राकृत संख्या, क्या पढ़ी थी हमने प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमारी क्या होती हैं, ये हमें वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं, गणन संख्या भी कहते हैं इसको, और ये हमारी किससे शुरू होती है 1 से। अब प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य को मिला दें, प्राकृत संख्याओं में अगर हम क्या मिला दें शून्य को मिला दें, तो ये हमारी क्या बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाती हैं पूर्ण संख्या। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 को हम क्या बोलेंगे पूर्ण संख्या। यहाँ पर हमने क्या किया प्राकृत संख्याओं में क्या मिला दिया शून्य मिला दिया, तो ये हमारी क्या बन गई पूर्ण संख्या। जैसे देखिए 0 एक ऐसी संख्या है जो एक भी नहीं की गिनती करती है, मतलब 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ये कोई गिनती नहीं करती है, मतलब वहाँ पे खाली है, कुछ भी नहीं, रिक्त स्थान है, कोई वस्तु नहीं है, इसलिए जब कोई वस्तु नहीं तो वहाँ पे 0 रहता है। जब वहाँ पे मान लीजिए जैसे हम देखिए अभी हमने अगर यहाँ पे किया तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ भी नहीं, कोई वस्तु नहीं है, तो ये हमारा हो गया 0। अगर हमने यहाँ पे एक इरेज़र रख दिया तो इसको हम क्या करेंगे 1, तो यहाँ पे हमारी गणना हो गई 1 से। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे हमारा क्या है 0 है, तो इसी तरीके से तो ये हमारा क्या हो गया पूर्ण संख्या होगी। अब यहाँ पे हम पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करते हैं कैपिटल W से, मतलब होल नंबर, क्योंकि पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं होल नंबर बोलते हैं, इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं W से।
तो जैसे इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी है, 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण हम नहीं कर सकते, वही क्योंकि इसमें प्राकृत संख्या सम्मिलित है। प्राकृत संख्या हमारी अनंत तक जाती हैं, उसी प्रकार से पूर्ण संख्याएं भी हमारी 0 से लेके अनंत तक जाती हैं और इसका हम निर्धारण नहीं कर सकते कि हमारी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। चलिए हम सवाल को करते हैं। जैसे हमारा दिया है कार्यपत्रक 7। अब कार्यपत्रक 7 में जैसे हमारा प्रश्न पहला दिया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इसका ऑप्शन दिया है पहला A 1 1, B है 2 3 और 0। तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी है, 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या देखिए दिया है हमारा 9,999। इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10,99,000 और निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो क्योंकि ये अनंत तक होती हैं इसलिए हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण नहीं कर सकते। 9 और 11 के बीच की पूर्ण संख्या। अब 9 और 11 के बीच की पूर्ण संख्या कौन सी कहलाएगी, 10, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है और 10 के बाद 11 आता है, तो इन दोनों के बीच की पूर्ण संख्या कौन सी होगी हमारी, 10। आगे हम देखें क्या दिया है आपको, 45 और 55 के बीच की पूर्ण संख्या की कुल संख्या क्या है। अब हमको 45 और 55 के बीच की पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या निकालनी है। अब हमको 45 और 55, मतलब हमको 45 भी नहीं लेना है और 55 भी नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ हमने पीछे हमको एक गिनती का चार्ट दिया हुआ था, इसी में हम देखते हैं हमको क्या दिया है, 45 और 55 के बीच की पूर्ण संख्या। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी है हमारी, 9 संख्या है। तो हमारी 45 से 55 के बीच की पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, 9, क्योंकि बीच की पूछी जा रही है इसलिए हम इसमें 45 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे और 55 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 और 19 के बीच की पूर्ण संख्या। तो 17 और 19 के बीच की पूर्ण संख्या क्या होगी हमें, 17, 18 और 19। तो हमारी कौन सी हो गई, 18। ये हमारे इसकी बीच की पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से अब हमारा प्रश्न नंबर 1 ख़त्म होता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है, सत्य और असत्य। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रथम 3 पूर्ण संख्या 1 2 3 है। तो प्रथम 3 पूर्ण संख्या तो 1 2 3 हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। मतलब हमारी जो पूर्ण संख्या है वो किससे प्रारंभ होती है, 0 से। तो अगर प्रथम 3 पूर्ण संख्या पूछी जा रही है तो इसमें तो 0 सम्मिलित नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखें हम कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। यहाँ पर भी देखिए हमने परिभाषा में ही पढ़ा हुआ है कि 0 हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि 5 व 7 के बीच की पूर्ण संख्या 6 है। 5 और 7 के बीच की, तो देखिए 5 के बाद क्या आ गया, 6 के बाद क्या आ गया, 7। मतलब इन दोनों के बीच की पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, 6। मतलब ये हमारा सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या 1 2 3 व 4 हैं। फिर वही कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या हमारी किससे शुरू होती है, 0 से, और ये हमारा 1 से प्रारंभ है, मतलब ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या कहला जाएगा, असत्य। अगला क्वेश्चन देखें, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे हमको सोचने वाली स्थिति है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारी किससे शुरू होती है, 0 से। पूर्ण संख्या हमारी किससे शुरू होती है, 0 से। और प्राकृत संख्या हमारी किससे शुरू होती है, 1 से। तो क्या एक प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित है क्या, नहीं है ना। तो प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। अब इसमें अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इस ऑप्शन को हम देखें तो हम देखें पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से, 0 से शुरू है और इसमें हम प्राकृत संख्या को मिलाए हुए हैं। मतलब हमारा ये ऑप्शन सही है कि सारी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सत्य। अब अगला देखिए, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये हो सकती है? नहीं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि पूर्ण संख्या जो हैं वो 0 से लेके अनंत तक होती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या सम्मिलित है और प्राकृत संख्या हमारी अनंत तक होती हैं, और इसलिए हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। अगला हम देखें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। बिल्कुल सही। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारे कौन सी है? 0। तो ये सत्य है। अगला हम देखें, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, पूर्ण संख्या पूछी गई, प्रथम 5। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 0 से भी शुरू हैं और ये क्रमागत हैं, मतलब ये हमारी प्रथम पूर्ण संख्या है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया। अब हम अगला देखें, पूर्ण संख्याएं 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं। तो ये भी हमारी क्या हो गई? ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्य, क्योंकि हमारी पूर्ण संख्या भी 0 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम आगे करते हैं, पेज नंबर 14। यहाँ पे हमारा आता है पूर्णांक। क्या आता है हमारा? पूर्णांक। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने अभी नेचुरल नंबर पढ़े, प्राकृत संख्या पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़े? पूर्ण संख्या पढ़ी। अब हम आती पूर्णांक पे। पूर्णांक, ठीक है ना। तो हम जब पूर्णांक में आते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या हमारे कहाँ से शुरू होती है? 0 से लेके अनंत तक। तो पूर्ण संख्याओं में जब हम ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करते हैं, ऋणात्मक संख्या मतलब जैसे -1, -2, -3, -4, मतलब जो सॉरी माइनस वाली जो संख्या होती हैं, जब पूर्ण संख्या में हम उनको सम्मिलित करते हैं तो वो हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। और इनको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड, ये हमारे जहलीन हमारे जर्मन के एक शब्द जहलीन से आया हुआ है, तो इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगर इस तरीके से लिखे जेड इक्वल टू, तो ये हमारा तो ये जो पूर्णांक है ये हमारे, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो जेड है हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो जेड है वो एक जर्मन शब्द है, जहलीन से लिया गया है। जहलीन जिसका अर्थ होता है गिनना, ठीक है ना, और जहल जिसका अर्थ है संख्या। तो ये हमारा जो जेड है वो पूर्णांक हमारे एक जहलीन जर्मन शब्द से लिया गया है। तो इसको जब हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे ये हमारा 0 है, मतलब ये हमारी संख्या रेखा पर यहाँ से यहाँ तक ये हमारी पूर्ण संख्या है, 0 से लेके इस तरफ, और बाएं साइड हमारी कौन सी है? ये हमारी ऋणात्मक संख्या है। तो जब इसमें हमारी धनात्मक संख्या भी होंगी, ऋणात्मक संख्या भी होंगी, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे? पूर्णांक। अब जैसे इसको हम कल शब्दावली को समझते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? वे पूर्णांक जिनके पहले धनात्मक चिन्ह होता है। जैसे हमारा 1, 2, 3, इनके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है ना, चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब ये है हमारे कि ये धनात्मक पूर्णांक है। कौन से पूर्णांक है ये? धनात्मक पूर्णांक। जरूरी नहीं कि इसके सामने प्लस का चिन्ह लगा हो, नहीं भी लगा तो भी हम इसको धनात्मक पूर्णांक मानते हैं। इसी प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनके पहले ऋणात्मक चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसके सामने लगा हुआ -1, -2 और -3, तो ये हमारी क्या होती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इसी प्रकार से शून्य को हम देखें, ना तो ये धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, यह एक उदासीन पूर्णांक है। मतलब शून्य हमारा क्या है? यहाँ पे उदासीन पूर्णांक है, क्योंकि ना तो ये धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। तो ये हमारा कैसा है? ये हमारा एक उदासीन पूर्णांक है, इसको हम उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि कार्यपत्रक 8 में निम्न संख्या रेखा पर प्रदर्शित बिंदु के लिए पूर्णांक लिखिए। अब आपको क्या करना? पूर्णांक लिखना है। यहाँ पे आपको कुछ बिंदु दिए हुए हैं। तो हम जब संख्या रेखा पर हमें बिंदुओं के लिए पूर्णांक लिखना है, तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया a। अब a में सबसे पहले हम देखें a के लिए क्या डिनोट है? ये -1। तो हमें पूर्णांक लिखना है, तो इसका पूर्णांक क्या हो जाएगा? a का -1। ये हमारा कैसा पूर्णांक है?
ऋणात्मक। ये हमारा कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार से हम बी का देखेंगे। बी का पॉइंट हमारा क्या दिया है? 2। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है ना, मतलब ये हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो हमने बी का पॉइंट लिख दिया 2, और ये हमारा कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक। ये हमारा हो गया धनात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार से हम सी में देखिए, सी में हमारा क्या दिया है? -6। इसका हमारा अंक क्या हो गया पूर्णांक का? -6, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार से हम अगला देखें, क्या दिया हमारा? डी में हमारा क्या दिया है? 5। क्या दिया है हमारा? 5। तो ये हमारा 5 है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये हमारा है ऋणात्मक पूर्णांक, है ना बच्चों। अब अगला हम देखें ई नंबर का। देखिए ई में कितना दिया है? -3। तो बताइए ज़रा, -3 हमारा क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? बताइए बताइए जल्दी से। वेरी गुड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे हमारा कार्यपत्रक 8 का पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, संख्या रेखा पर निम्न पूर्णांकों को दर्शाइए। अब हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हमें 0 का निर्धारण करना है। पहले हमें गिनेंगे कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11। 5 इधर कर दो, 5 इधर कर दो, सेंटर वाला हमारा क्या हो जाएगा? 0। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 0। अब 5 यहाँ बढ़ गए, 5 यहाँ बढ़ गए। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्या है? यहाँ पे 4 है। क्या है हमारा? 4। तो हमें 4 को डिनोट करना है, तो 4 हमारा कहाँ जाएगा? क्योंकि हमारा ये कौन सा है? धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए 1 2 3 और 4, तो ये हमने कर दिया इसको रिप्रेजेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4। आगे हम देखें 4 के यहाँ पे क्या आएगा? -2। तो देखिए -1 और -2, इनको हम यहाँ पे लिख दे पहले। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब सबसे पहले 4, तो ये हमने 4 को कर दिया यहाँ पे डिनोट। फिर इसी प्रकार से -2, तो ये हमारा -2 का पूर्णांक हो गया। फिर -4, तो -4 देखिए हमारा 0 के इस तरफ है, तो ये हमारा हो गया -4। फिर 0, तो ये हमारा हो गया 0, जिसको हम उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। 6, अब देखिए अब 6 तो है नहीं, तो हमें 6 को भी रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमने कर दिया 6। तो ये हमारा हो गया 6, और फिर -1, तो ये हमारा हो गया -1। तो देखिए ये हमने पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अब हम अगले में आते हैं, पेज नंबर 15, जिसको हम पढ़ेंगे परमेय संख्या। अब परमेय संख्या क्या होती हैं? परमेय संख्या हमारी वे संख्या कहलाती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं? P/Q के रूप में जिनको हम व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या। यहाँ पे जो P और Q हैं वो हमारे पूर्णांक हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे R संख्या, R को हम परमेय संख्या कहते हैं, जिससे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और P और Q पूर्णांक है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी किसकी परिभाषा है? परमेय संख्या होगी। और परमेय संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से, क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द रैशनल की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई है, और अक्षर जो Q है वो क्वोशेंट से लिया गया है, इसीलिए हम परमेय संख्याओं को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी परमेय संख्या की परिभाषा क्या हो गई? ऐसी संख्या परमेय संख्या कहलाती हैं जिससे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, और परमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए 0.3, तो ये क्या है? हमारी परमेय संख्या है। -2/3, ये भी हमारी क्या है?
परिमेय संख्या है। 1/2, 9/-5 आदि ये सारी क्या हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0, -2, 4 p/q के रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या हैं। तो अगर हम इसको लिखना कि हमारे जो q है ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, इसमें हमारी परिमेय संख्या होती हैं। और किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य हम अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कहने के लिए कि हम दो परिमेय संख्या हैं तो उनके बीच में अपरिमित परिमेय संख्या होती हैं। अब हम कार्यपत्रक 9 को देखें कि सत्य और असत्य लिखिए। जैसे पहला हमारा दिया है 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो 1/2 इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। अगला, दो परिमेय संख्याओं के मध्य केवल दो परिमेय संख्या होती हैं, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्या होती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। आगे हम देखें 3/5 एक परिमेय संख्या है। सही है, क्योंकि p/q के रूप में लिखी हुई हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन क्या है, सत्य। आगे हम देखेंगे कि 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो ये तो गलत है, क्योंकि 2 को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 2 दिया है, इसके बट्टे में हम इसको क्या मान लें, 1 है, तो ये हमारी p/q के रूप में व्यक्त हो गई, मतलब ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या। इसलिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य। आगे देखें 0/19 एक परिमेय संख्या है। 0/19 ये एक परिमेय। हमारा अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अभी हमने क्या पढ़ी, हमने प्राकृत संख्या पढ़ी, हमने पूर्ण संख्या पढ़ी, परिमेय संख्या पढ़ी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है हमारी, कि संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये हमारी p और q यहाँ पर पूर्णांक होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू क्या कहलाता है, 0। तो हमारी अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं, क्या परिमेय संख्या जो हमारी होती हैं उनको हम इस तरीके से, जैसे p/q, जैसे 2/3, 4/5 इनके रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो p और q वो हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, तो माइनस वाली संख्या भी हो सकती है और प्लस वाली संख्याएं भी हो सकती हैं, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या। और जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो q है वो 0 के बराबर नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए √3, √7, पाई, √2, 0.10100100 इत्यादि। मतलब यहाँ पर जैसे हम पॉइंट वाली संख्या कहें, यहाँ पर ये कहलाएंगे जो हमारे असांध्य दशमलव होते हैं वो वाली संख्या जो होंगी वो क्या होंगी, हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं, पाइथागोरस की एक अनुयायी है क्रोटन हिपाक्स द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्या हैं। इन्होंने ही मतलब खोज की थी कि हमारी जो अपरिमेय संख्या है उनको बाहरी दुनिया को उजागर किया, इन्होंने वही लेकर आए थे। और साथ में ही यहाँ पे हमारे जो 1700 ईस्वी के अंत में लैम्बर्ट और लेजेंडर ने सिद्ध किया था कि जो पाई है हमारी वो एक अपरिमेय संख्या है। और क्यों है इस पर उन्होंने बताया था। इसको हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे जब हम अपनी किताब को किताब के अध्याय पे आएंगे, तब हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। और जैसे कार्यपत्रक यहाँ पे क्या दिया है, 10 दिया है। इसमें प्रश्न पहला क्या दिया है कि सत्य और असत्य लिखिए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो जैसे हमने पहले बताया कि पाई हमारी क्या है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, ये हमारी क्या हो गई, सत्य हो गई। अब √2, यहाँ पे √2 क्या है, √2 ये भी हमारी क्या है, जैसे दी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √2 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारा क्या होगा, सत्य, क्योंकि √5 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा क्या है, असत्य है, क्योंकि √7 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जितनी भी हमारे रूट के अंदर है और जिनका हम गुणनखंड निकाल के उनको मतलब उनका हम रूट से अंदर बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो हमारी सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे एक और दिया है कि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी परिभाषा क्या है, सत्य है। और अपरिमेय संख्या को हम s से डिनोट करते हैं।
कुछ नहीं, बिल्कुल सरल है। अगर हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर देखना है तो बस हमें इतना याद रखना है कि परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 2, सही जोड़ी बनाइए। हमको यहाँ पे क्या करना, मैचिंग करनी है। जैसे पहला दिया है परिमेय संख्या का उदाहरण है। अब देखिए परिमेय संख्या का उदाहरण है, यहाँ √7 तो मेरी अपरिमेय संख्या है, 1/2 अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या। इसमें क्या पूछा गया, उदाहरण। तो अब परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा, 1/2, ये हमारा हो गया। फिर अपरिमेय संख्या का उदाहरण, जैसे हमने पहले ही बताया कि रूट वाली जो संख्या वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, अगर हम उनको रूट के बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, √7 अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लिखा जा सकता है, मतलब हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या। गुड। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे अब दिया अगला p/q, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, अपरिमेय संख्या। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे, बताइए कि नीचे दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं। आपको यहाँ बताना है, आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना कि इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है या नहीं है। जैसे पहले में हम आते हैं √2, तो √2 देखिए, इसको 2 को हम गुणनखंड के इसको हम तोड़कर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। और जैसे हम पहले पाई को हमने पहले पढ़ा है, तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसको हम हाँ लिखेंगे। अब √4, अब देखिए √4, अब जैसे हमने बोला कि रूट के अंदर की जो संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर हम इसको देखें √4 को, तो √4 को आप क्या लिख सकते हैं, √4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। ये हमने इसकी जोड़ी बना दी, ये हमारा 2 बाहर निकल गया, मतलब ये हमारी अब यहाँ पे क्या आया, 2, तो 2 आया, रूट हट गया हमारा। ये हमारा कहला जाएगा परिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं है। इसको हम लिखेंगे 7/2 और इस पूरे की पावर 1/2। तो ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 7। अब 7 आया तो ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से हम इसको देखो 0 4 1 4 1 1, तो ये यहाँ पे क्या है, ये इस अशांत दशमलव है, इसका जो सारा वो कैसा है, अशांत है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या का चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम चैप्टर में आते हैं वास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या है, हमने क्या क्या पढ़ी, हमने सबसे पहले पढ़ी प्राकृत संख्या, जो हमारी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। फिर इसी के बाद हमने एक पढ़ी पूर्ण संख्या, जो 0 से लेके अनंत तक जाती हैं। फिर हमने पढ़ी पूर्णांक। तो परिमेय संख्या जो है वो क्या, इन तीनों का संग्रह है। जैसे प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक भी होती हैं, तो परिमेय संख्याओं का संग्रह है। ठीक है, इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या आपको पता है, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या क्या है, जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को साथ ले लें तो वो हमारी क्या कहला जाती है, वास्तविक संख्या है। या हम दूसरी भाषा में कहें, अन्य शब्दों में कहें कि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। ठीक है, इसमें 3 0 5 3/2 √5, ये सारी कौन सी संख्या हो जाएंगी, ये वास्तविक संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए कार्यपत्रक 11, सत्य सत्य लिखिए। 3 एक वास्तविक संख्या, 3 एक प्राकृत संख्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है, और ये वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तीनों का संग्रह होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य वास्तविक संख्या। √7 एक वास्तविक संख्या नहीं है। अब देखिए √7 वास्तविक संख्या नहीं है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, और जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या है। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। ये भी हमारा सत्य है, क्योंकि हमारा दोनों का संग्रह है। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 1/2 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। अगला देखें, पाई एक परिमेय संख्या है, तो पाई हमारी कैसी संख्या, अपरिमेय, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए हम अगले पेज में आते हैं।
अगला हमारा था सम संख्या। जैसे हमको सम संख्या आपने पहले भी पढ़ी हुई है, प्राइमरी में भी पढ़ी हुई है, मिडिल में भी पढ़ी हुई है कि सम संख्या क्या होती हैं। वे संख्या जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो सम संख्या कहलाती हैं। उदाहरण में जैसे 2, 4, 6, 8, या जिन संख्याओं के अंत में इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो क्या कहलाती है, हमारी सम संख्याएँ। अब आइए हम कार्यपत्र 12 को सॉल्व करें। निम्न में सम संख्या पर गोला बनाइए। अब देखो सम संख्या पर गोला बनाना, तो देखिए इसमें 1, 3 और 2, तो 2 इकाई के अंक में 2 है, मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या। 42, 51, 67, इसके इकाई के अंक में देखिए ये 2 है, ये हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या। 101, 402, 511, इकाई के अंक में 2 है, ये हमारी हो जाएगी सम संख्या। 84, 723, 71, इकाई के अंक में 4 है, तो ये हमारी हो जाएगी सम संख्या। 79, 88, 61, 88 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या। 502, 701, 619, इकाई के अंक में 2 है, इसमें बस में इकाई का अंक 1 है, इसमें 9 है, तो सम संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 502। 11, 48, 52, इसमें देखिए इसमें भी इकाई के अंक में 8 है, इसमें भी इकाई के अंक में 2 है, लेकिन इसमें 1 है, इसलिए सम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 48 और 52, ये दोनों हो जाएंगी। फिर 72, 54 और 99, इसके इकाई के अंक में 4 है, इसके इकाई के अंक में 2 है, तो हमारी सम संख्या है कौन कौन सी हो जाएंगी, 72 और 54। 19, 21 और 12, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 2 है इसमें, इसलिए हमारी सम संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें, 12। 10, 40 और 15, तो ये हमारी सम संख्या, क्योंकि इनके इकाई के अंक में क्या है, 0 है। 10 और 40 हमारी क्या हो जाएंगी, सम संख्या। अब हम आगे देखें प्रश्न नंबर 2 में कि 11 से 20 के बीच की सम संख्याओं लिखिए। अब 11 से 20 के बीच में, तो देखिए 11 के बाद 12, 12 2 छक्का 12, 13 हमारी नहीं है, तो 14, फिर 15 हमारी नहीं है, 16, फिर 17 और 18। तो देखिए ये हमारी क्योंकि 11 से 20 के बीच की पूछी गई है, तो इसमें हम 11 और 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारी सम संख्या कौन कौन सी होगी इसमें, 12, 14, 16 और 18। आगे हम देखें संख्या 31 से 40 के बीच की सम संख्याओं को लिखिए। अब 31 से 40 के बीच की सम संख्याओं को हमको लिखना है, तो हमने 31 से 40 के बीच की सम संख्या लिखी, जो हो गई हमारी 31 का 32, 33 को छोड़ दीजिए 34, 35 को छोड़ दीजिए 36, 37 को छोड़ दीजिए 38। तो ये हमारी 31 से 40 के बीच की सम संख्या हो गई, जिनका 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आ और स्तंभ बा, इनकी हमको जोड़ी बनाना है। जैसे दिया है 7 से 11 के बीच की संख्या, सम संख्या 7 से 11 मतलब 8, 9 और 10, तो कौन सी हो जाएंगी हमारी 9 नहीं रहेगी, 9 विषम संख्या है, 8 और 10। आगे 11 से 19 के बीच की 4 क्रमागत सम संख्या, 11 से 19 के बीच की संख्याएं लिखनी है क्रमागत सम संख्या, तो 11 के बाद 12, 14, 16 और 18, ये हमारी 12, 14, 16 और 18। आगे देखिए 5 से 9 के बीच की सम संख्या, तो 5 से 9 के बीच की सम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 6 और 8। आगे हम देखेंगे वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 2 से देखिए तो क्या कहलाती है, वो हमारी सम संख्या, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे सम संख्या। आगे हम देखेंगे 41 व 43 के बीच की सम संख्या, 41 और 43 के बीच की संख्या क्या है, 41, 42 और 43, तो हमारी क्या हो जाएगी 42। यहाँ पे ये भी हमारा सम संख्याओं वाला कार्यपत्र समाप्त होता है। अब हम अगले आते हैं विषम संख्याओं में। अब हमारी विषम संख्या क्या है, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था सम संख्याओं में, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो क्या कहलाती है, विषम संख्याएं। और जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 होता है, मतलब इकाई के अंक में क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, वो क्या कहलाती है हमारी विषम संख्या। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21, ये हमारी क्या हो जाएंगी विषम संख्याएं। अब हम देखिए प्रश्न करेंगे हल, निम्न में विषम संख्या पर गोला बनाइए। अब विषम संख्या पर गोला बनाना तो जिसमें इकाई के अंक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 हो, जिसके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 ना हो, वो हमारी क्या होंगी विषम संख्या। इसमें देखिए विषम संख्या कौन सी हमारी 15 और 21, इसमें 71 और 5, यहाँ पे देखिए 92, 101, 42, तो क्या हो जाएगी 101। 35, 66, 75, तो देखिए 35 भी हो गया, यहाँ पे 75 भी हो गया, क्योंकि इसके इकाई के अंक में भी क्या है 5 है।
412, 715, 866, तो क्या हो जाएगी हमारी 715 विषम संख्या हो जाएगी। 1, 10 और 3, 1 और 3 क्या हो जाएगी हमारी विषम संख्या। 16, 18 और 19, तो 19 यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी विषम संख्या। 21, 42, 15, तो विषम संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे 21 और 15, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 1 और 5 है। 172, 416, 917, इसके इकाई के अंक में 2 है तो ये सम संख्या है। इसके इकाई के अंक में 6 है तो ये विषम संख्या है। और 917 ये हमारी क्या हो जाएगी विषम संख्या। 152, 761, 542, तो यहाँ पे विषम संख्या कौन सी हमारी 761। तो अगला प्रश्न करें, 21 से 40 के बीच की विषम संख्याओं को लिखिए। हमको क्या करना है 21 से 40 के बीच की विषम संख्याओं को लिखना है। तो 21 से 40 के बीच में तो देखिए 22 सम संख्या है, 23, 24, 25, 27, 29 और 31, 33, 35, 37 और 39, तो ये हमारी हो गई 21 से 40 के बीच की विषम संख्याएँ। इसमें हम एक एक को छोड़ छोड़ के लिखते चलेंगे। तो हमने जैसे 22, 21 है, 21 का 22, तो हमारे 22 को छोड़ दिया, फिर 23, ये भी हम तरीका कर सकते हैं। बाकी हमारा जो नियम है कि इकाई के अंक में जिनमें 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो हमारी विषम संख्या होंगी। 61 से 70 के बीच की विषम संख्याओं को लिखिए। 63, 65, 67 और 69, ये हमारी होगी विषम संख्याएँ। अब अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 62 व 64 के बीच की विषम संख्याएँ। तो 62 और 64 के बीच की विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 63, ये लिख दिया हमने 63। 41 से 48 के बीच की विषम संख्या, तो 42 तो विषम संख्या है। 43, 44 नहीं 43, 45 और 47, तो कितनी हो गई कुल 3। 62 से 68 के बीच की विषम संख्या है। अब 62 से 68 के बीच की विषम संख्या, तो 62 के बाद क्या आता है 63, 65 और 67। 112 और 118 के बीच की विषम संख्याएं की कुल संख्या, तो देखिए 112 के बाद क्या आता है 113, 115, 117 और 118, मतलब कितनी हो गई 3। तो ये भी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है विषम संख्याओं का। अब हम अगला पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या हमारी क्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या हमारी वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब ये तो या तो एक से विभाजित होंगी जिसमें एक का भाग जाएगा या खुद का भाग जाएगा, तो ये हमारी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। उदाहरण में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो यहाँ पे देखिए दो हमारी यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी यहाँ पे कौन सी है 2 है। ठीक है, अब पहला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी 2। प्रथम 3 अभाज्य संख्या कौन सी है 2, 3 और 5। 11 से 20 अभाज्य संख्या की कुल संख्या क्या है 11 से 20 की, देखिए 11 से 20 के बीच की 13, 17 और 19, तो कितनी हो गई यहाँ पे हमारी 3 हो गई। 2 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या, अब 2 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या, 2 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या देखिए 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 है। वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वो क्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार से अगला देखिए प्रश्न नंबर 2, 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच की अभाज्य संख्याओं को लिखिए। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या तो यही हमारी दी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो ये हमारे 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच की संख्या हैं अभाज्य संख्या, तो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अगला देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को लिख लिए। तो प्रथम 5 कौन कौन से होंगे 2, 3, 5, 7 और 11। तो ये हमारी क्या हो जाए, ये हमारी क्या हो जाएंगी अभाज्य संख्या, जो प्रथम 5 अभाज्य संख्या हैं। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, सत्य असत्य लिखिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, तो क्या ये सही है नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2, तो ये हमारे क्या हो जाएगा असत्य। अगला देखिए, प्रथम 2 अभाज्य संख्या 3 व 5 है। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या क्या 3 और 5 है, नहीं है ना, क्योंकि पहले प्रथम 2 अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी 2 और 3, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा असत्य। अगला देखिए हम 15 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं 17 व 19 हैं। 17 और 19, 15 से 20 के बीच में, तो देखिए 15 के बाद में
16, 16 हमारी सम संख्या है, 17, 17 ठीक है, फिर 18 और 19, तो हाँ ये भी सही है, हमारा सत्य है, क्योंकि 17, 19 क्या हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, संख्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। अगला देखिए, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, ये भी हमारा क्या है, सत्य। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भाज्य संख्याएं। अब देखिए, भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी कि वे संख्याएं जिनमें हम एक और स्वयं के अलावा किसी एक अन्य संख्या का भाग जाता हो, उससे विभाजित हो जाती हैं, तो वो संख्या कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, या हम इसको अगर अन्य शब्दों में कहें कि ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्याएं। एक बार फिर से देख लीजिए, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या का भाग जाता है या विभाज्य होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्या जिन 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे आपने 2 को नहीं लिया। भाई 2 तो हमारी अभाज्य संख्या है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 2 में 1 का जाता है, स्वयं का भाग जाता है, इसलिए किससे शुरू हो गई हैं, 4 से। 3 हमारी क्या है, वो भी हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 में हमारा 1 से भाग जाता है और 3 से जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि एक ना तो हमारी भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो हमारी भाज्य संख्या में उसकी गिनती होती है, ना ही अभाज्य संख्या में गिनती होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारी, 4। ठीक है, अब चलिए अगला हम प्रश्न में आते हैं, कार्यपत्र 15 में आते हैं। 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच की भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो देखिए, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्याएं, जो हमारी 1 से 20 तक के बीच की संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 4 में देखिए 2 का भी भाग जाता है, 2 दूनी 4, 4 का भी भाग जाता है और 1 का भी भाग जाता है। मतलब यहाँ पे 1 से भी विभाजित हो रही है, स्वयं से भी विभाजित हो रही है, और 4 से भी विभाजित हो रही है, 2 से भी विभाजित हो रही है। तो इसके यहाँ पे हमारे 2 से ज़्यादा अधिक गुणनखंड है। इसी प्रकार से 6 को देखिए, 2 से भी ज़्यादा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो प्रथम 5 भाज्य संख्या कौन कौन सी होगी हमारी, 4, 6, 8, 9 और 10। तो ये हमारी प्रथम भाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, अगला देखिए, सही जोड़ी बनाइए। प्रथम 3 भाज्य संख्या, तो प्रथम 3 भाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, 4, 6 और 8। तो देखिए 4, 6 और 8, ये हमने लिख दिया 4, 6, 8। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हमारी, किससे प्रारंभ में, 4 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन सी हो गई, 4। ये हमने बना दी जोड़ी, ये 4 से। 5 से 10 के बीच की भाज्य की संख्या, 5 से 10 के बीच की भाज्य संख्या, तो 5 से 10 के बीच की भाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 6, 8 और 9। तो ये होगी हमारी 6, 8 और 9। 10 से 15 के बीच की भाज्य संख्या है, तो 10 से 15 के बीच की भाज्य संख्या से कौन कौन सी होगी, 12 और 14। ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या। तो ये हमारी सही जोड़ी बन गई है। अब आते हैं हम अगले इसमें, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 दिया है, ये सत्य असत्य लिखिए। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाती है हमारी, भाज्य संख्याएं। तो क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है, तो वो हमारी क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या। तो हमारा हो गया सत्य। आगे देखिए, एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, तो ये भी हमारा सत्य है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, 2 तो हमारी भाज्य संख्या तो है ही नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या तो है ही नहीं है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। अगला देखिए, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये भी हमारा क्या है, सत्य है। एक यहाँ छूट गया था कि 4 अभाज्य संख्या है, तो यस 4 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये हमारा हो जाएगा, 4 अभाज्य संख्या है और 4 हमारी क्या है, भाज्य संख्या, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य।
देखिए शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कभी कभी ये हमें कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से दे देते हैं, तो आप शब्दों में जाइएगा। जैसे यहाँ पे अभाज्य संख्या दिया है जबकि 4 भाज्य संख्या है, तो सत्य में इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है, सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। 2 क्या है, भाज्य की अभाज्य, क्या है अभाज्य संख्या, ये हमने टिक कर दिया। 9 क्या है, भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, तो ये हमारी 9 क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये हमने भाज्य संख्या पे टिक कर दिया। अगला देखिए 7 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, तो 7 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। 15 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, तो ये हमारी है भाज्य संख्या। यहाँ देखिए 17 भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, तो 17 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। यहाँ पर ये प्रश्न 5 समाप्त होता है। और इसी तरीके से हमारा ब्रिज कोर्स क्लास 9 मैथ्स का अध्याय 1 संख्या बोध समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले अध्याय में। नमस्कार।